हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था शैशव अवस्था में पोषण का क्या महत्व है। वैसे तो पोषण का महत्व हर अवस्था में होता है, लेकिन क्योंकि शैशव अवस्था हमारी आधारीय अवस्था है और इस वक्त बहुत तीव्र गति से विकास होता है, इसलिए बालकों के पोषण पे विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इस समय अगर पोषण में कोई कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति आगे करना मुश्किल है। अब आज हम ये देखेंगे कि शिशुओं के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं। तो विभिन्न पौष्टिक तत्वों को हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखें कि बालक की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता क्या होती है। जैसा कि आपने न्यूट्रिशन वाले पेपर में पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा का जो है हम गणना करते हैं कैलोरी के आधार पर। तो कैलोरी या शिशु को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितनी, इसका निर्धारण हम आधारीय चय अपचय या जिसको बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसके विषय में आप न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, न्यूट्रिशन वाले विषय में पहले अध्ययन कर चुके हैं प्रथम वर्ष में। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब बालक के उपापचयन की दर कितनी है, इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। दूसरा, बालक की क्रियाशीलता मतलब उसमें फिजिकल एक्टिविटी बालक कितनी करता है और उसकी वृद्धि की दर क्या है, ये सब मिलकर निर्धारित करती हैं कि बालक को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब जितनी उसको कैलोरी की आवश्यकता होती है, अगर वो आवश्यकता पूर्ति उसकी नहीं हो पा रही है तो बालक के वजन में जो वृद्धि होती है, जैसा कि आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि वजन में वृद्धि जो होती है, बालक का जो जन्म का वजन होता है वो 6 महीने में दुगुना हो जाता है और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तो वृद्धि की ये जो दर है ये लगातार बनी रहनी चाहिए। अगर कैलोरी की मांग पूरी नहीं होगी तो वृद्धि की ये दर नहीं बनाई रह पाती है। तीसरा जो है महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आरंभ में बालक को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों, एक तो बालक जब जन्म लेता है तो उसको बाहर के वातावरण से समायोजन, गर्भाशय के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर उसको सब कुछ बिना कुछ हाथ पांव हिलाए डुलाए कुछ भी करे बिना उसके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही थी। अब उसे कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, उसे रोना भी पड़ता है, हाथ पैर भी चलाने पड़ते हैं, तो उसकी ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है। और बाहर जो माँ के गर्भ में था तो बिल्कुल सुरक्षित, एक समान तापमान, कोई समस्या नहीं थी। बाहर उसको हर चीज़ से एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो इस सब में भी उसकी ऊर्जा का ह्रास होता है और उसकी पूर्ति के लिए उसे फिर अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आरंभिक अवस्था में बालक को प्रति किलोग्राम के हिसाब से बालक का जो वजन है उसके प्रति किलोग्राम पे उसको 120 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे बालक का वजन 3 किलो है तो हम 120 को 3 से गुणा कर लेंगे, तो मतलब उसको 360 कैलोरी की ज़रूरत है। यही कैलोरी की मांग 1 वर्ष पर घटकर 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम रह जाती है। अब मान लीजिए बालक का वजन जन्म के समय 3 किलो था, तो 6 माह पे वो 6 किलो हो जाएगा और 1 वर्ष पे वो 9 किलो हो जाएगा। तो अब उसको 80 कैलोरी को हम 9 से गुणा करेंगे, तो 9 को 80 से गुणा करेंगे तो 720 किलो कैलोरी की उसको आवश्यकता होती है। ICMR ने 1981 में बताया कि हम लोग जो ये ICMR क्या है बच्चों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी आप इस परिचित हैं इससे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है यही हमारे यहाँ स्थापित करती है जो भी हमारी भारतीय जनसंख्या के अनुसार हमें क्या आवश्यकता है, कितनी मात्रा में आवश्यकता है, हमारी कद काठी, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन पाश्चात्य देशों से भिन्न है। तो ICMR ने स्वयं गणना करके बताया है। तो उनके जो चार्ट है 1981 में ही उन्होंने बता दिया था कि 1 से 3 माह
के शिशु को वही 120 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है और 7 से 12 माह के शिशु को 100 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम की आवश्यकता होती है। ये हमारे भारतीय मानकों के अनुसार है। अब इसके बाद कैलोरी के बाद आती है प्रोटीन की बात। प्रोटीन जो होता है ये आप लोग जानते हैं प्रोटीन किस कार्य में होता है। आप लोग सामने होते थे, मैं आपसे पूछती और आप लोग इसका निश्चित रूप से जवाब देते कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट, मरम्मत, नव निर्माण जो भी होता है उन सब के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे हार्मोन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ रोग प्रतिकारक तत्व और रक्षात्मक पदार्थों के निर्माण के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमारी मांसपेशियां, रक्त, हड्डियां, नाखून, त्वचा, बाल वगैरह वगैरह जितने भी अंग होते हैं उनके निर्माण में भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और ये प्रोटीन जो है ये उत्कृष्ट प्रोटीन होना चाहिए। उत्कृष्ट प्रोटीन से मतलब है जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित हो, वो प्रोटीन अच्छा प्रोटीन कहलाता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, उसके हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो उत्कृष्ट श्रेणी का प्रोटीन बालक को उपलब्ध कराना चाहिए। ICMR ने 1989 में बताया कि 6 माह तक के, जन्म से लेकर 6 माह तक के शिशु को 2.05 ग्राम्स प्रति किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बालक का जितना वजन होता है उस पे प्रत्येक 1 किलोग्राम पे उसको 2.5 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। आपको ध्यान हो तो वयस्क जो होते हैं हम लोग, वयस्कों को हमारा जो जितना भी भार होता है उसमें प्रति 1 ग्राम की आवश्यकता होती है और शिशु को देखो ज़्यादा आवश्यकता है प्रति किलोग्राम के हिसाब से, है ना, क्योंकि उसका निर्माण ज़्यादा हो रहा है, उसमें वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। 7 से 12 माह में फिर ये घटकर रह जाता है 1.65 ग्राम्स प्रति किलोग्राम। तो मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि अब शिशु की दर होती है 6 महीने के बाद थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अभी भी पूरी जीवन काल की तुलना में अधिक होती है। जो शिशु माँ का दूध पीते हैं या स्तनपान करते हैं उनको 1.5 से 2 ग्राम मिल जाता है प्रति किलोग्राम के अनुसार। ये हालांकि उनकी दैनिक आवश्यकता की अनुपात में थोड़ा कम हो सकता है, हल्का सा कम हो सकता है, लेकिन ये इतना सुपाच्य होता है कि पूरा की पूरा यूज़ हो जाता है। इसलिए माँ का दूध प्रथम 6 माह के लिए बिल्कुल पर्याप्त होता है। गाय का दूध और प्रथम 6 माह में तो आप देख रहे हैं जो आवश्यकता है वो वैसे भी पूर्ति हो रही है, 6 माह के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है। गाय के दूध वगैरह में प्रोटीन तो अधिक होता है, लेकिन बेटा प्रोटीन के साथ उसमें केसीन भी होता है, और ये जो केसीन होता है इसको पचाने में बहुत सुपाच्य नहीं होता है बालक का, क्योंकि पाचक तंत्र अभी कमज़ोर होता है, अपरिपक्व होता है, तो इसको पचाने में कठिनाई होती है, इसलिए पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है। अगला जो हमारा प्रमुख पोषक तत्व है वो है कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेटा हमारे शाकाहारियों के तो विशेष रूप से हमारे भोजन का जो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि शिशु का पाचन तंत्र क्योंकि अपरिपक्व होता है तो उसे कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स कार्बोज को पचाने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है। इसलिए इसको सरल शर्करा, जो चीज़ तुरंत पच के सरल शर्करा में परिवर्तित हो जाए, केवल वही कार्बोहाइड्रेट शिशु को देना चाहिए। जैसे दूध के अंदर है, दूध के अंदर लैक्टोज होता है, शर्करा का एक रूप है, और ये जो दूध की जो लैक्टोज होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और उपयोगिता को बढ़ाता है। तो ये दूध का लैक्टोज बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा दूध का जो लैक्टोज होता है ये हमारे आंतों के अंदर लाभदायक बैक्टीरिया के निर्माण में भी मदद करता है। ये उस लाभदायक बैक्टीरिया जो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उन बैक्टीरिया को उत्पादन में मदद करता है। अब माँ के दूध में तो ये पर्याप्त मात्रा में होता है मिठास,
लेकिन जब हम शिशु को ऊपर का दूध देते हैं, जैसे कि गाय का दूध दिया, भैंस का दूध दिया, तो फिर दूध में हमें चीनी, डेक्सट्रोज मतलब ग्लूकोज वगैरह जो होता है, इसे हम मिलाकर दे सकते हैं, क्योंकि ये चीनी वगैरह जो होती है ये भी बेटा सरल शर्करा का रूप होती है और आसानी से पच जाती है ना। लेकिन वैसे कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मीठा, बच्चे को बहुत ज़्यादा शर्करा नहीं देनी चाहिए, आगे के जीवन में आदत पड़ जाएगी तो कठिनाई होती है। फिर अब कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए शिशु को, तो ये बताया है कि बालक की कुल कैलोरी की एक दिन की जो डिमांड होती है उसमें 40% हिस्सा कार्बोज का होना चाहिए। जैसे बालक को अगर 800 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है, तो उसका अगर वजन हमने देखा था है, तो जैसे 320 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट उसको फिर उसमें से चाहिए होता है। 800 किलो कैलोरी अगर उसकी पूरे दिन भर की दैनिक आवश्यकता है, तो 320 किलो कैलोरी उसको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए। और आप जानते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती हैं, तो इसलिए कुल मिलाकर हमें 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शिशु को प्रतिदिन देना चाहिए। प्रथम 12 माह में कार्बोहाइड्रेट का सर्वश्रेष्ठ स्रोत होता है दूध, क्योंकि बालक दूध पर्याप्त मात्रा में पीते हैं। 6 माह तक तो उसको माँ का दूध ही पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है, और 4 से 6 माह के बाद हम उसको, शिशु को ठोस आहार देना शुरू कर सकते हैं। जिसे हमारे जितने भी बेटा शाकाहारी पदार्थ होते हैं, फल है, सब्जी है, अनाज है, ये सब कार्बोज के बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो इसलिए ठोस आहार में बच्चे को हम फल, सेब, केला, पका हुआ केला कुचल के दे सकते हैं, सब्जियों को मैश करके दे सकते हैं। फल अगर कोई ठोस है, जैसे एप्पल वगैरह भी शुरू में देते हैं बालक को, तो उसको उबाल के देना होता है। उबला हुआ आलू दे सकते हैं, शकरकंद दे सकते हैं, और गाजर वगैरह। लेकिन ये सब ध्यान रखिएगा कि बच्चे को कच्चा नहीं देना है, पकाकर अच्छी तरह देना होता है 4 से 6 माह के दौरान। और फिर जैसे जैसे 6-7 माह के पश्चात जब बच्चे की पाचक नाल परिपक्व होने लगती है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी मैच्योर हो रही है, तब हम उसे हल्के अनाज दे सकते हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी में जैसे चावल हो गया, तो ऐसे अनाज भी हम उसको दे सकते हैं। 2 वर्ष पर कार्बोज जो होता है, हमारी जो कैलोरी की आवश्यकता है उसका 55% होना चाहिए। 1 वर्ष में 40% बताया था, आगे जाकर ये 55% होना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो है वसा। वसा हमारे लिए क्यों उपयोगी है? वसा हमें ऊर्जा और ऊष्मा देती है। इसके अलावा कुछ हमारे शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल जो होते हैं वो भी हमें वसा के माध्यम से ही मिलते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण या कार्य के लिए भी वसा भोजन के अंदर होना आवश्यक है। तो शिशु के भोजन में भी इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। और शिशु की जो कैलोरी की आवश्यकता है उसमें से 30 से 40% भाग वसा का होता है। अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा, कार्बोज के 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरी मिलती है, वसा के 1 ग्राम से हमें 9 कैलोरी मिलती है। तो जहाँ कार्बोज की मात्रा हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, वसा की मात्रा काफ़ी कम देनी पड़ेगी, तो भी वो कुल आहार का 30 से 40% हिस्सा हो जाएगा। वसा जो है हमारे शिशु के लिए कितना आवश्यक है, इसके ऊपर बेटा बहुत अध्ययन हुए, और उन्होंने देखा कि एक आवश्यक वसीय अम्ल होता है लिनोलिक अम्ल। ये जो है ये माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में होता है, और ये जिन शिशुओं को ये नहीं मिल पाता, लिनोलिक अम्ल जिन शिशुओं को नहीं मिल पाता है, कुछ महीनों तक निरंतर जिन शिशुओं को नहीं मिला, उनकी त्वचा रूखी, खुरदरी, चमकहीन और बेजान सी हो जाती है, और एक्जिमा के जैसे लक्षण पाए जाते हैं, और उसकी शारीरिक वृद्धि की गति भी धीमी और मंद हो जाती है। इसलिए जानवरों के दूध पर जो शिशु पल रहे होते हैं उन्हें पूरक आहार देना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना? तो ये
इस तरह से आप देखिए कि वसा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है आहार में। अगला जो महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व है शिशुओं के लिए है विटामिन। विटामिन हम सभी के लिए आवश्यक होता है, शिशु के लिए भी आवश्यक है। विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे को कोई रोग होने से बचाता है, रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। शिशु के लिए भी सभी प्रकार के विटामिन आवश्यक होते हैं। अब जैसे इसमें मात्रा दे रखी है ICMR के द्वारा, विटामिन ए की हमें 1500 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, विटामिन डी की 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, विटामिन सी की 35 चाहिए, और विटामिन बी समूह के भी विभिन्न जो विटामिन होते हैं इन सब की आवश्यकता होती है। तो विटामिन की आवश्यकता को, बालकों की विटामिन की आवश्यकता को बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है उसके आहार के अंदर फल वगैरह सम्मिलित करके। विटामिन डी की पूर्ति के लिए बालकों को कॉड लिवर ऑयल भी दिया जा सकता है। तो बच्चे को आवश्यक मात्रा में सभी विटामिन चाहिए होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की आप फल सब्जियां अगर देंगे तो उसकी जो दैनिक आवश्यकता है वो आराम से पूरी हो जाएगी। खनिज लवण जो होते हैं ये भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। पूरे हमारे विकास के लिए बालक का सही ढंग से वृद्धि हो सके, उसका बालक स्वस्थ रहे, इसके लिए खनिज लवण का होना भी आवश्यक है। खनिज लवण बेटा बहुत थोड़ी सी मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मात्रा भी कितनी महत्वपूर्ण होती है इसको बताने के लिए मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगी कि एक बालक हमारे घर के पास ही था। उस बालक का विकास जब वो 2-3 महीने का था, उसको निरंतर दस्त रहने लग गए। उसका बहुत इलाज करवाया गया, डॉक्टर अस्पताल में भर्ती होता था, वो दवाइयाँ वगैरह देते थे, कुछ कंट्रोल में आते, फिर घर लेकर आते, फिर उसको हो जाते थे। लगातार जब उसका हुआ और उसकी वृद्धि नहीं हो रही, विकास नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर गहन अध्ययन के लिए उसको हमारे दिल्ली के जो आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वहाँ भेजा गया, और वहाँ जब उसका अध्ययन किया गया तो पता चला उसकी बॉडी के अंदर सोडियम का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। सोडियम जो हमारे आम नमक के अंदर होता है, उसका मेटाबॉलिज्म अपना स्वतः ढंग से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। इस वजह से उस बालक की देखिए दस्त हो रहे, उसकी वृद्धि विकास रुक गया, और उस बालक की अंततः उसकी 1.5 वर्ष की आयु में उस बालक की मृत्यु हो गई। तो इतनी छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, खनिज लवण भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। अब जैसे बच्चों के लिए देखें तो बच्चों की अस्थियों का बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है, दांतों का विकास हो रहा है, उसके लिए कैल्शियम फास्फोरस अति आवश्यक है। बौद्धिक विकास के लिए आयोडीन आवश्यक है। आप जानते हैं आयोडीन अगर नहीं मिले तो घेंगा रोग हो सकता है, बालक की उससे वृद्धि जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, बौद्धिक वृद्धि विशेष रूप से। अब कैल्शियम फास्फोरस तो बालक को दूध के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, और जन्म के समय लौह तत्व बालक के शरीर में अपनी माँ के शरीर से इतना सारा इकट्ठा कर लेता है कि आरंभिक 6 माह में उसकी जो लौह तत्व की आवश्यकता की पूर्ति स्वयमेव हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि दूध के अंदर जो कि प्रमुख आहार है शिशु का, उसमें लौह तत्व नहीं होता। तो 6 महीने तो जो उसने जमा कर रखा है उसको यूज़ करके काम चला लेता है। उसके बाद पूरक आहार के माध्यम से उसे लौह तत्व की पूर्ति करनी चाहिए, ऐसे भोजन देना चाहिए जो उसको लौह तत्व प्रोवाइड करे। तो आज का चैप्टर बच्चों अपना हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यहाँ मैंने आपको प्रमुख जो पौष्टिक तत्व आवश्यक होते हैं शिशु के लिए वो बताया है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी स्तनपान क्यों महत्वपूर्ण है, स्तनपान के क्या क्या फ़ायदे हैं, और उसके ऊपर एक हम करेंगे, और एक हम ही करेंगे शिशु के लिए कितने प्रकार के आहार हम तैयार कर सकते हैं। ओके बच्चों।